जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल AK भारती में स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं BPSC तैयारी 4 के पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारे समक्ष है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों को विचार करें। पहला है कि केशवानंद भारतीवाद मामला 1973 में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 को मूल ढांचे के बदलने की शक्ति नहीं देता है। बात सत्य है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये गलत है। संविधान में कहीं भी परिभाषित मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा है कि न्यायिक समीक्षा और पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। दोस्तों, अगर इसे और थोड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो इससे पहले हमको शंकरी प्रसाद मामला ये आया दोस्तों 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि संसद 368 के तहत संविधान के किसी भी पार्ट में या भाग में संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद गोलकनाथवाद मामला है। गोलकनाथ 1967 में। इसमें जो शंकरी प्रसाद बाद में जो कहा उसको पलट दिया, बोला कि नहीं, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। जबकि शंकरी प्रसाद मामला है बोला मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, गोलकवाद मामले में नहीं कहा। फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में ये ऐतिहासिक फैसला है जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में संबंधित कथन, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तब जारी कर सकता है जब संसद का कोई एक या दोनों सदन सत्र में न हो। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही कानून प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम होता है। ऑप्शन सी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेकाधीन शक्ति है। डी, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के स्वविवेकाधीन नहीं है बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही जारी कर सकते हैं अध्यादेश। अगर हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अगर अध्यादेश की समय सीमा की बात की जाए तो यह अस्थायी कानून है और ये 6 सप्ताह संसद के सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं और उसके भीतर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है। और राज्य विधान परिषद की गठन अनुच्छेद 159 के तहत होती है। इसमें पहला है कि राज्य संबंधित विधानसभा को इसे विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। दूसरा है कि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके लागू कर सकती है। तीसरा, यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में मानी जाती है। और इसमें सही कूट कौन है ये पूछ रहा है, तो देखते हैं। अगर बात करें सही कूट की तो संविधान विशेष बहुमत से पारित करना होता है और संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करती है। विधानसभा के बाद संसद साधारण बहुमत सही है। यह प्रक्रिया 368 के तहत गलत मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ये नेक्स्ट है कि भारत के महान आबादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संसद व सदन के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। दूसरा है उसे संसद की किसी संयुक्त बैठक या समिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है उसका कार्यकाल संविधान द्वारा तय की गई 5 वर्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। वह सदन के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है। उसे सदन की संयुक्त बैठक समिति मतदान करने का गलत है, मतदान नहीं कर सकता। उसका कार्यकाल कोई निर्धारित राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं। अगर महान न्यायवादी की बात करें तो संविधान के आर्टिकल नंबर 88 में इसका जिक्र किया गया है और जिक्र ये किया गया कि वो संसद में बोल सकता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव के समय कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 358 के तहत अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाएंगे। दूसरा है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके 20 और 21 अधिकारों को निलंबित कर सकता है। गलत, ये नहीं हो सकता है। 44वें संविधान ये सही है ऑप्शन ए। अगर इसकी चर्चा करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें ये बोला गया कि अनुच्छेद 20 और 21 में हो
आपातकाल के दौरान निलंबन या निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया था। और 20 आर्टिकल 20 की बातें करें तो इसमें अपराधों के लिए दो सीधी के संबंध में संरक्षण है और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार 131 के अंतर्गत कौन सा विवाद शामिल नहीं है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के विवाद, दो या दो अधिक राज्यों के विवाद, अंतर राज्यीय नदी जल विवाद, डी एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। ये आर्टिकल 262 में इसका जिक्र किया गया है। इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए जल विवाद कानूनों के कारण नदी जल विवाद 131 के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर आता है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से प्रावधान जोड़े गए थे? पहला है कि मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय 39 के। दूसरा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या श्रमिकों की भागीदारी 43 के। तीसरा है कि पर्यावरण, वनों तथा वन जीव की सुरक्षा 48 के। चौथा सहकारी समितियों का संवर्धन अनुच्छेद 43 के बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, अगर संकल्प की बात करें तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तीसरा सहकारी समितियों की बातें करें तो ये 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था, न कि 42वां में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित तत्व पर विचार करें। पहला है कि इसके निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, गलत है। इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, ये भी गलत है। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, हाँ ये सत्य है। निर्वाचन निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? माफ करिएगा दोस्तों, बोला कि कथन सत्य कथन की बातें कर रहा था, केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि निर्वाचन मंडल में दोनों केवल निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के संबंध में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संबंधित सदन का अध्यक्ष सभापति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति राज्यपाल, ऑप्शन डी यूपी में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई यूपी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी संबंधित राज्य के सदन के अध्यक्ष सभापति। 10वीं अनुसूची इसकी बातें करें तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कि क्योटो होलन मामला 1992। इसमें स्पष्ट किया गया कि निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी करने की शक्तियां की तुलना पर विचार करिए। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। तीसरा, रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से विस्तृत यानी बड़ा है। इसमें अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 6 करता है, सर्वोच्च न्यायालय 5 ही करता है, तो सही है, बड़ा है। इसका ए भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। इसका सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन सी। 32 सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के हित में दे सकता है। और यही नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों का क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल सिंघवी समिति। तो इसको देखेंगे, अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977। जीवी के राव समिति 1985 और बलवंत राय मेहता समिति 1957 एंड एल सिंघवी समिति 1986। तो पहले 3 1 2 ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है संसद के आम नागरिकों के ऊपर कानूनी दर्ज देना। ऑप्शन बी संसद और उसके सदस्यों को बिना किसी भय के कर्तव्यों का निर्वाह करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी न्यायपालिका को संसद के कार्यों के हस्तक्षेप करने की पूरी तरह रोक। तीसरा है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद उसके अपने सदस्यों को बिना किसी भय कर्तव्यों का निर्वहन कर। अगर भारतीय संविधान में संसद की विशेषाधिकार की बात करें तो 105 आर्टिकल में चर्चा की गई, और राज्य की बात करें राज्य विधानसभा की बात करें तो 194 आर्टिकल में बात की गई। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है। ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य। सी है राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार देना। आगे देख लेंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार देना। और इसी में वित्तीय शक्ति देना और ओबीसी आरक्षण राज्यों के विवेक पर ऐच्छिक जोड़ा गया था, जबकि चुनाव मतलब 33% महिला आरक्षण और ग्राम सभा का अनिवार्य गठन का। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1906 के तहत महिलाओं को पंचायतों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30% और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर बिहार एक ऐसा राज्य था भारत का जो 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, 50% आरक्षण दिया था, पहला राज्य बना था बिहार। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सही है। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है। गलत। वित्त आयोग के लिए सरकार की बाध्यकारी नहीं हो सकती, नहीं है। ये सलाहकारी होती है, जो सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा होता है। सही है। उपयुक्त में सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असत्य गलत पूछ रहा था।